वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा अलग हटके है और टॉपिक है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया। यानी दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें भारत की राजनीतिक गतिविधियां क्या हो रही हैं या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का रोल क्या है, आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। साथियों, टॉपिक है वैसे हमारा क्रिप्स मिशन, लेकिन क्रिप्स मिशन आपको तब समझ में आएगा जब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत की परिस्थितियों की जानकारी होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें अगर हम, तो साथियों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की सलाह मशवरा के भारत को इंग्लैंड की ओर से युद्ध में घोषित कर दिया कि ये युद्ध में जाएगा। इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम ये रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हमें बिना हमसे पूछे युद्ध में घोषित कर दिया तो कांग्रेस ने, जो कि उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और लगभग पूरे भारत पर शासन कर रही थी, 11 में से 8 राज्यों में उसकी सरकार थी, उसने इस बात से क्रोधित होकर के इस्तीफा दे दिया। और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तब जाकर के मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ये सब हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि कांग्रेस जो है वो वर्ल्ड वॉर में साथ देने के बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी कांग्रेस का जो मत है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। बात करें अगर हम गांधी जी की, तो देखो गांधी का रवैया भी इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था। बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करवाया तो अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा जब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता की तो अंग्रेजों ने बदले में इनको क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी अंग्रेजों की चालों से अब गांधी जी पूरी तरीके से वाकिफ हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अंग्रेजों का साथ देकर दे चुके हैं, वो देख चुके हैं और उन्हें ये पता चला कि अब अंग्रेजों का साथ देने में कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है कि वह किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। यहाँ तक कि अगर हम ये देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में ये यूरोप तक सीमित रहा, लेकिन जब जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया और दिसंबर के आसपास जो है, दिसंबर 1941 में यानी 1941 में जब अमेरिका भी युद्ध में कूद गया तो स्थिति गंभीर हो गई। स्थिति गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि जापान ने बहुत तेजी से विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करना प्रारंभ किया। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जापान की आप लोकेशन देखिए, जापान बहुत छोटा सा है और युद्ध में चाहिए संसाधन, तो जापान ने क्या किया? अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर हमला करना प्रारंभ किया, जिसमें एक प्रमुख देश है चाइना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने चाइना की बहुत मार लगाई, इतनी मार लगाई कि चाइनीज़ लोग जापानियों को पीला आतंक यानी येलो टेरर कहकर पुकारते थे। इतना ज़्यादा शोषण किया जापान ने चाइना का, इतना ज़्यादा। अभी आपको लगता होगा जापानी लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, शांत हैं। हाँ, वो शांत हैं, ये बात सच है, बहुत समझदार हैं, ये भी बात सच है। लेकिन अगर जापानी लोग सेना के क्षेत्र में उतरते हैं तो याद रखिएगा उनसे ज़्यादा खतरनाक भी और कोई नहीं है। आज के समय में उनके पास अपनी कोई सेना नहीं है, ना ही उनके पास परमाणु बम है, लेकिन साथियों विश्वास मानिए कि अगर जापान सेना के क्षेत्र में उतर आया तो जापान से खतरनाक फिर कोई नहीं होगा, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है। तो जापान इसका एक बार हमें जो है झलकी दिखा चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जो है चाइना की मार लगाई और चाइना की मार लगाने के बाद आगे बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया पर भी हमला करने का प्रयास करता है, वियतनाम पर भी हमला करता है और धीरे धीरे करके वह अपने कदम बढ़ा रहा है भारत की तरफ। भारत की तरफ वह अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन भारतीयों का रवैया जापान को लेकर बिल्कुल अलग है। गांधी जी का कहना यह था कि अब चाहे जापान हम पर हमला करके हमें गुलाम बना ले, लेकिन अब हम अंग्रेजों की गुलामी और नहीं करने वाले, यानी अंग्रेजों की बात हम नहीं मानेंगे, अब चाहे जापानियों के गुलाम क्यों ना बन जाए। तो स्थिति इस हद तक गंभीर है कि हम लोग जापानियों की गुलामी करने को मंजूर है, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी अब हमें नहीं चाहिए। ये परिस्थितियां हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट और विंस्टन चर्चिल, तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पत्र लिखा विंस्टन चर्चिल को और ये कहा कि आप अपनी हट छोड़ दीजिए। चर्चिल का रवैया भारत को लेकर के बहुत खराब था, इतना खराब था कि आप ये समझिए कि चर्चिल ये कहते थे कि मेरे शासनकाल में भारत कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भारत को कभी गुलाम मानते ही नहीं थे। चर्चिल का कहना था कि भारत गुलाम नहीं है। जब पत्रकार उनसे पूछते थे कि भारतीय लोग आंदोलन कर रहे हैं, गांधी ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने उनके देश को लूट लिया, उन पर आप जो है कब्जा करे बैठे हो, तो चर्चिल का कहना था कि हमने कोई लूटपाट नहीं करी है किसी भी तरीके की। अगर भारतीय लोग ये सोचते हैं कि हमने उनको लूटा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि चर्चिल तो ये कहता था कि हमने भारतीयों की सेवा करी है। उनके पास था ही क्या? हमने उन्हें रेल ला के दी, हमने उन्हें डाक खाना दिया, हमने उन्हें सड़कें दी, सब कुछ तो हमारा है। तो अगर बदले में हमने थोड़ा बहुत रुपया वहां से ले लिया तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है। चर्चिल इस प्रकार की जो लूट मार है उसको एक अलग नाम देता था। वो उसको नाम देता था होम चार्जेस। वो कहता था कि ये जो भी चीज़ें हमने ली हैं इंडिया से, ये तो होम चार्जेस है ना। तो इस तरीके से जो है वो मानता था कि भारत तो गुलामी नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जो भारत को गुलाम ही नहीं मानता, वो भारत की आज़ादी के लिए प्रयास क्या करेगा? तो ऐसे में जब भारतीय लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने चर्चिल को समझाया कि भाई आप अपनी हट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर जापान के हाथ भारत लग गया तो समझो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हार तय है। क्यों? क्योंकि एक तो भारतीय लोग जापान का विरोध करेंगे नहीं, और अगर वो जापानियों के साथ मिल गए तो फिर हमारा युद्ध में जीतना असंभव हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच थी, ये बात बिल्कुल सच थी। तो इसी डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान इंडिया की सहायता लेकर के पूरे हिंद महासागर पर कब्जा कर ले, क्योंकि इंडिया की लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे भारत की ही है। तो अगर भारत पर कब्जा होता है या भारत की सहायता लेता है जापान, तो मान के चलिए फिर कोई भी तरीका नहीं है जिसके माध्यम से युद्ध जीता जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप नहीं जीत पाओगे। और समस्या यह है कि भारतीय लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि जापान उनके ऊपर हमला करे और वो उसका साथ दें, क्योंकि अब वो अंग्रेजों से गुलामी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं भारत स्वतंत्र हो जाए। अब चाहे हम जापानियों के साथ हमें मिलना पड़े, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं चाहिए। इस हद तक हम लोग परेशान थे। तब जाकर के चर्चिल पर दबाव पड़ा और तब चर्चिल ने घोषणा की कि ठीक है सर, जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका निपटारा करने के लिए मैं भारत में एक मिशन भेजता हूं, और जिसका नाम उन्होंने रखा क्रिप्स मिशन। आया समझ में आपको कि आखिरकार क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया है? तो इतनी खींचातानी के बीच में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा और कहा कि जो भी लोग ये डिमांड कर रहे हैं इनकी बात को मानो, देखो, और बात भी ऐसे मानना कि जो है इनकी बातें भी ना पूरी हों और हमारा काम भी हो जाए, हमारी इज्जत भी बची रहे। तब जाकर के भारत में एक मिशन भेजा गया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब इसकी शर्तें वगैरह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की स्थिति क्या है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से साथियों पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।